नमस्कार दोस्तों, घटना चक्र पूर्वालोकन की इस सीरीज में मैं प्रशांत आप सबका स्वागत करता हूं। घटना चक्र पूर्वालोकन की इस सीरीज के तहत हम इंडियन पॉलिटी से पिछले वर्षों में विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्नों को टॉपिक वाइज डिस्कस कर रहे हैं। तो इस सीरीज का ये मेरा 9वां लेक्चर है, जिसमें मैं आपसे डिस्कस करूंगा मूल अधिकार से पिछले वर्षों में विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए कुल 160 प्रश्नों को। तो देखिए, मूल अधिकार, चूंकि ये एक बड़ा टॉपिक है और इससे बहुत सारे प्रश्न पिछले वर्षों में विभिन्न परीक्षाओं में देखने के लिए हमें मिले हैं, जिन्हें हम एक क्रम से डिस्कस करेंगे। तो चलिए देर ना करते हुए इस लेक्चर को प्रारंभ करते हैं। तो देखिए, प्रश्नों पे आए उससे पहले आप सभी को मैं सूचित करना चाहूंगा कि डिकोड एग्जाम की ओर से यूपी पीसीएस प्री प्लस मेंस के लिए एक इंटीग्रेटेड बैच चलाया जा रहा है, जिसमें आपको पूरा सिलेबस कवर करता हुआ एनसीईआरटी बेस्ड ऑनलाइन जो है वीडियो लेक्चर्स प्रोग्राम दिया जाता है। सारे टॉपिक्स के पीडीएफ नोट्स दिया जाता है। इसके अलावा पिछले वर्षों में जो प्रश्न पूछे गए हैं प्रीलिम्स के, उनको सॉल्व कराया जाता है। साथ ही साथ आपको जो है टेस्ट प्रदान किया जाता है, टेलीग्राम पे मार्गदर्शन होता है, मुख्य परीक्षा के लिए भी उत्तर लेखन का कार्यक्रम चलाया जाता है। ये सारी चीजें इस कोर्स में समाहित हैं। तो निश्चित रूप से अगर आपका लक्ष्य है कि आगामी जो परीक्षा है उसमें सफलता आप प्राप्त करें, तो आप इस कोर्स को जरूर ज्वाइन करें। ये निश्चित रूप से आपको सफलता दिलाने वाला जो है बैच है। यहाँ पे कॉन्टेक्ट नंबर है, इस पे जो है आप कॉल या व्हाट्सएप के जरिए संपर्क कर सकते हैं। ठीक है, तो अब जो है आपके स्क्रीन पे पहला प्रश्न आ चुका है। तो वो प्रश्न किस वर्ष में किस परीक्षा में पूछा गया है वो आपको नीचे दिखता चलेगा, ताकि आप समझ पाएं कि जैसे जैसे समय बीत रहा है प्रश्नों का स्तर किस तरह से आसान से कठिन की तरफ शिफ्ट हो रहा है। तो पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कारक किसी उदार लोकतंत्र में स्वतंत्रता की सर्वोत्तम सुरक्षा को नियत करता है? तो उदार लोकतंत्र में स्वतंत्रता की सर्वोत्तम सुरक्षा को नियत करता है, यह प्रश्न है। ऑप्शन हमारे हैं, एक प्रतिबद्ध न्यायपालिका, दूसरा शक्तियों का केंद्रीकरण, तीसरा निर्वाचित सरकार और चौथा शक्तियों का पृथक्करण। अब देखिए, ये जो प्रश्न है ये चूंकि आईएएस का प्रश्न है 2021 का, तो ये निश्चित रूप से कठिन प्रश्न है, क्योंकि एकाएक हमारा जो है दिमाग जाएगा कि एक प्रतिबद्ध न्यायपालिका, निश्चित रूप से। लेकिन देखिए, एक प्रतिबद्ध न्यायपालिका यानी कमिटेड जुडिशरी का अक्सर प्रयोग इस अर्थ में हुआ है कि जुडिशरी जो है कार्यपालिका यानी सरकार के प्रति समर्पित है, न कि जनता के प्रति समर्पित है। तो ऐसे में ये ऑप्शन हमारा जो है खारिज हो जाएगा। दूसरा ऑप्शन है शक्तियों का केंद्रीकरण। तो शक्तियों का केंद्रीकरण, अगर सभी शक्तियां एक स्थान पर इकट्ठी हो जाएंगी तो इसका मतलब है कि वहां तानाशाही हो जाएगी। तो ये तो बिल्कुल ही विपरीत बात है। और तीसरा निर्वाचित सरकार, तो ये भी सही नहीं है। सही है शक्तियों का पृथक्करण। तो मॉन्टेग्यू ने एक जो है विचार दिया कि जो अलग अलग 3 शक्तियां हैं, जैसे विधायी शक्ति, कानून बनाने की शक्ति, उस कानून के अनुसार प्रशासन करने की शक्ति यानी एग्जीक्यूटिव पावर्स, और जो है न्यायिक शक्ति, इन तीनों में जो है स्पष्ट रूप से इनकी शक्तियां अलग अलग होनी चाहिए और सेपरेशन ऑफ पावर होना चाहिए। ये तीनों शक्तियां पृथक होनी चाहिए, पहले की तरह नहीं कि राजा के पास ही न्याय की भी शक्ति है, कानून बनाने की भी शक्ति है, न्याय देने की भी शक्ति है और प्रशासन करने की भी शक्ति है। तो ये माना गया कि अगर शक्तियां एक ही जगह एकत्रित हो जाएंगी तो ऐसे में वहां जो है विकृति उत्पन्न हो जाएगी, जो है वहां स्वतंत्रता सीमित हो जाएगी। तो शक्तियों का पृथक्करण, सेपरेशन ऑफ पावर, तो सेपरेशन ऑफ पावर के सिद्धांत को ठीक प्रकार से अपनाया गया है अमेरिका के संविधान में। हालांकि सेपरेशन ऑफ पावर भी इस तरह का जो है व्यवस्था है कि उसके साथ भी चेक एंड बैलेंस को जोड़ा गया है, नियंत्रण और संतुलन का, एक अंग दूसरे अंग को नियंत्रित भी करे। ठीक है, तो
तो इतनी बात आपने समझ ली, तो डी हमारा उत्तर है। अब अगले प्रश्न पे आ गए। सभी व्यक्ति पूर्णतः और समान रूप से मानव है, यह सिद्धांत जाना जाता है। तो यह सिद्धांत जाना जाता है सार्वभौमिकता का सिद्धांत। तो यह कहा गया कि सभी व्यक्ति पूर्णतः और समान रूप से मानव है, इसलिए सभी व्यक्तियों को समान रूप से मानवाधिकार उपलब्ध होना चाहिए बिना किसी भेदभाव के। तो ए हमारा उत्तर होगा। अब जो है अगला प्रश्न, 1931 ईस्वी में कांग्रेस के किस अधिवेशन में मौलिक अधिकारों का प्रस्ताव पारित हुआ? तो कांग्रेस के कराची अधिवेशन, जिसकी अध्यक्षता सरदार वल्लभ भाई पटेल ने की थी, उसमें जो है ये मौलिक अधिकारों का प्रस्ताव पारित हुआ। बी हमारा उत्तर हो जाएगा। तीसरा यानी चौथा, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही है? भारतीय संविधान में मूल अधिकारों को शामिल करने के लिए नेहरू रिपोर्ट 1928 में समर्थन किया गया था। तो निश्चित रूप से नेहरू रिपोर्ट 1928 में विस्तृत मौलिक अधिकारों का प्रावधान किया गया था। तो यही जो है हमारा उत्तर है, क्योंकि पूछा जा रहा है कौन सा एक सही है। तो निश्चित रूप से जब एक सही मिल गया तो नीचे के 3 गलत ही होंगे। अब 5वां प्रश्न आ गया, मौलिक अधिकारों के बारे में निम्नलिखित शब्द किसने कहे हैं? अब यह स्टेटमेंट आधारित प्रश्न आ गया। क्या है सर? एक मौलिक अधिकार को उस क्षण की किसी विशेष कठिनाई के दृष्टिकोण से नहीं देखा जाना चाहिए, बल्कि एक ऐसी चीज के रूप में जिसे आप संविधान में स्थायी बनाना चाहते हैं। निश्चित रूप से यह कथन पंडित जवाहरलाल नेहरू का है। बी हमारा उत्तर होगा। अगला, निम्नलिखित में से किस व्यक्ति ने मूल अधिकारों को हमारे लोगों के लिए एक प्रतिज्ञा तथा सभ्य विश्व के साथ किया गया समझौता कहा? अब देखिए ये कितना जो है अच्छी पंक्ति है। तो निश्चित रूप से डॉक्टर एस राधाकृष्णन ने यह बात कहा। डी हमारा उत्तर हो जाएगा। और ये देखिए लेटेस्ट प्रश्न है। अब अगला प्रश्न है, मौलिक अधिकार क्या है? तो मौलिक अधिकार क्या है? वाद योग्य है, अवाद योग्य है, लचीले हैं, कठोर हैं। तो मौलिक अधिकार हैं वाद योग्य, यानी मौलिक अधिकारों के अंतर्गत लिखी गई बातों को लेकर के आप न्यायालय का दरवाजा खटखटा सकते हैं, यानी मौलिक अधिकार जस्टिएबल राइट्स हैं। जबकि डीपीएसपी में लिखी गई किसी बात को लेकर आप न्यायालय में नहीं जा सकते हैं, क्योंकि डीपीएसपी जो है गैर न्यायोचित है, वो नॉन जस्टिएबल है। ये मौलिक अधिकार जस्टिएबल है। यही बात जो है मौलिक कर्तव्य के लिए भी है कि वो भी गैर न्यायोचित है। अब अगला प्रश्न आ गया, तो अधिकारों को मूल अधिकार कहा जाता है। अधिकारों को मूल अधिकार क्यों कहा जाता है? ठीक है, राइट्स को फंडामेंटल राइट्स क्यों कहा जाता है? ये प्रश्न है पहला। यह संविधान में उल्लिखित होता है। तो निश्चित रूप से भारत के संविधान में अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक इसका उल्लेख है। यह प्रजातांत्रिक होता है, यह लोक कल्याणकारी होता है, यह व्यक्तित्व विकास के लिए आवश्यक होता है। देखिए व्यक्तित्व विकास के लिए जो है स्वतंत्रता पहली शर्त है। अगर कोई व्यक्ति स्वतंत्र नहीं है तो निश्चित रूप से उसका जो है व्यक्तित्व का विकास नहीं हो पाएगा। संसद इसके विरुद्ध कानून नहीं बना सकती। तो स्पष्ट रूप से जो है मौलिक अधिकारों का अनुच्छेद 13 यह स्पष्ट रूप से प्रावधान करता है कि राज्य से कोई विधि नहीं बनाएगा जो मूल अधिकारों को छीनता या न्यून करता है। तो ऐसे में 1, 2, 4 और 5 ये हमारा उत्तर होगा। तो 1, 4, 5 यानी सी हमारा उत्तर होगा। मौलिक अधिकार कभी भी निलंबित नहीं किए जा सकते। प्रधानमंत्री के निर्देशों से निलंबित हो सकते हैं, राष्ट्रपति की इच्छा पर निलंबित हो सकते हैं, आपातकालीन स्थिति में निलंबित किए जा सकते हैं। तो निश्चित रूप से मौलिक अधिकार आपातकालीन स्थिति में निलंबित किए जा सकते हैं। अनुच्छेद 352 के तहत नेशनल इमरजेंसी जब लगती है तो अनुच्छेद 20 और 21 को छोड़कर सारे मौलिक अधिकार जो है निलंबित हो जाते हैं। अब इसका जो प्रावधान है अनुच्छेद 358 और अनुच्छेद 359 के तहत किया गया है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आ गया। अब जो है ये भी बहुत पुराना प्रश्न है। देखिए, भारत में मौलिक अधिकारों के संबंध में निम्न कथनों पर हमें विचार करना है। पहला कथन है, ये राज्य कृत्य के विरुद्ध एक गारंटी है। तो निश्चित रूप से जो मौलिक अधिकार है वो राज्य के कृत्य के विरुद्ध व्यक्ति को मिले हुई गारंटी है। क्योंकि राज्य क्या है कि राज्य एक बहुत बड़ी मशीनरी है और अगर वो चाहेगी तो वो व्यक्तियों के साथ यानी अपनी जनता के साथ जो है
अपनी जनता का वो शोषण कर सकती है। तो ऐसे में मौलिक अधिकार हमें प्रदान किए गए हैं जो राज्य के कृत्य के विरुद्ध एक गारंटी प्रदान करते हैं नागरिकों को। यह संविधान के भाग 3 में सूचीबद्ध है, तो निश्चित रूप से है। सामाजिक, आर्थिक तथा राजनीतिक न्याय सुनिश्चित करते हैं। तो देखिए, सामाजिक और राजनीतिक की तो बात ठीक है, लेकिन आर्थिक न्याय का मामला पूरी तरह से डीपीएसपी में है। लेकिन हम ये मानते हैं कि मौलिक अधिकार और डीपीएसपी एक दूसरे के पूरक हैं, तो इस तरह से हम 3 को भी मान लेंगे। तो 1, 2, 3 और चौथा क्या है, यह संयुक्त राज्य अमेरिका में अधिकारों के बिल की भांति है। तो बिल्स ऑफ राइट्स है के भांति नहीं है लिखा गया है, जबकि मौलिक अधिकार जो है अमेरिका के बिल ऑफ राइट से ही प्रेरित है। तो ऐसे में 1, 2, 3, केवल 1, 2, 3 सही है, यानी सी हमारा उत्तर होगा। अब जो है अगला, भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद के अंतर्गत नागरिकों को मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं? तो अनुच्छेद 12 से 35। अगला, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संवैधानिक प्रावधानों को संघीय संसद, राज्य विधानपालिका द्वारा बनाए गए नियमों, कानूनों पर प्राथमिकता प्रदान करता है? तो अनुच्छेद 13 मौलिक अधिकार का ये दूसरा अनुच्छेद है, जो ये बताता है कि संविधान से पूर्व की विधि और संविधान लागू होने के पश्चात की विधि। तो ये राज्य को ये कहता है कि राज्य ऐसी कोई विधि नहीं बनाएगा जो मूल अधिकारों को छीनती या न्यून करती है। तो एक प्रकार से हम देखें तो ये जो अनुच्छेद 13 है, ये स्पष्ट रूप से ये बताता है कि देखो भाई, मूल अधिकार जो है वो एक बुलडोजर है और उस बुलडोजर से जो टकराएगा वो चूर चूर हो जाएगा। तो स्पष्ट रूप से ये बताता है कि सभी कानूनों पर मौलिक अधिकारों की सर्वोच्चता। ठीक है, तो अनुच्छेद 13 अभी हम इसको विस्तार से देखेंगे। अगला, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 13 का मुख्य उद्देश्य निम्नलिखित में किसके संदर्भ में संविधान की सर्वोच्चता सुनिश्चित करना है? तो निश्चित रूप से मौलिक अधिकार के संबंध में। यह मौलिक अधिकार का दूसरा अनुच्छेद है। अब देखिए, अनुच्छेद 13 मूल अधिकारों से असंगत विधियां। ठीक है, अब जो है अनुच्छेद 13(1) जो है ये संविधान की पूर्व विधियों से, यानी संविधान लागू होने से पहले की विधि, और अनुच्छेद 13(2) संविधान पश्चात विधियों से संबंधित है। तो अब समझिए अनुच्छेद 13(1) क्या कहता है, जो कि संविधान लागू होने से पहले के कानूनों के बारे में है। वो ये कह रहा है कि संविधान के प्रारंभ से पूर्व भारतीय राज्य क्षेत्र में प्रवृत्त सभी विधियां उस सीमा तक शून्य होंगी जिस सीमा तक वे भाग 3 के प्रावधानों से असंगत हैं। तो स्पष्ट रूप से यह हो गया कि कोई भी ऐसा कानून जो संविधान से पहले चला आ रहा था भारत में और अब अगर वो मौलिक अधिकारों से टकरा रहा है तो वो जितना पार्ट्स उसका टकरा रहा है वो शून्य हो जाएगा। दूसरा, अनुच्छेद 13(2) यह कहता है कि राज्य ऐसी कोई विधि नहीं बनाएगा जो भाग 3 द्वारा प्रदत्त अधिकारों को छीनती है या उन्हें सीमित करती है। ऐसी कोई विधि इस खंड के उल्लंघन में होगी तो उल्लंघन की सीमा तक शून्य होगी। अब ये पूरा जो है आप देखेंगे तो न्यायिक इतिहास में पूरा जो है केसेस इससे मिलेंगे। शंकरी प्रसाद से शुरू होगा 1951 से और फिर आगे बढ़ते हुए गोलकनाथ, फिर अंततः केशवानंद भारती में। तो उसमें यही प्रश्न था कि इसमें जो विधि की परिभाषा लिखी गई है अनुच्छेद 13(3) में विधि को स्पष्ट किया गया है कि विधि मतलब क्या। तो बहुत सारी चीजें लिखी गई हैं कि विधि मतलब अध्यादेश है, आदेश है, नियम है, विनिमय है, उपनियम है, सूचना है, प्रथा है, रूढ़ियां है, सारी चीजें हैं। लेकिन फिर यह पूछा गया कि क्या इसके तहत अनुच्छेद 368 के तहत किया गया संविधान संशोधन भी अनुच्छेद 13(2) के अर्थों में विधि है? तो इसी व्याख्या को लेकर के अलग अलग तरीके से जो है इसकी व्याख्या की गई। लेकिन वर्तमान में तो यह है कि अब वर्तमान में सबसे बड़ी जो कसौटी है वो मूल ढांचा की कसौटी है कि कोई भी संशोधन मूल ढांचे को संशोधित नहीं कर सकता, यानी बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन पर अब जो है न्यायिक समीक्षा हो रही है। ठीक है, वर्तमान स्थिति यह है। अगला, भारतीय संविधान में समता का अधिकार 5 अनुच्छेदों द्वारा प्रदान किया गया है। तो निश्चित रूप से अनुच्छेद 14 से 18। अगला, समानता का अधिकार संविधान के निम्न अनुच्छेदों में से किसमें के अंतर्गत है? तो अनुच्छेद 14 विधि के समक्ष समता, अनुच्छेद 15 विभेद जो विभिन्न आधार हैं, और अनुच्छेद 16 लोक नियोजन में समता। तो
2, 3, 4 सी हमारा उत्तर होगा। अगला, निम्नलिखित में से भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद कानून के समक्ष समानता से संबंधित है? तो विधि के समक्ष समानता अनुच्छेद 14 की बात हो रही है। अब जो है अगला, संविधान के किस अनुच्छेद में कानून का समान संरक्षण प्रावधानित है? तो ये है अनुच्छेद 14, सी हमारा उत्तर होगा। अब देखिए एक ही तरह का प्रश्न कितना आगे बढ़ रहा, आगे अब देखिए अब IAS का प्रश्न आ गया। कानून को लागू करने के मामले में कोई विधान जो किसी कार्यपालक अथवा प्रशासनिक अधिकारी को अंतर्निर्देशित एवं अनियंत्रित विवेकाधिकार देता है। बड़ा गजब का ट्रांसलेशन जो किया जाता है IAS की परीक्षाओं में। देखिए, भारत के संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में किसका उल्लंघन है? तो ये कहा जा रहा है कि कानून को लागू करने के मामले में कोई विधान जो किसी कार्यपालक अथवा प्रशासनिक अधिकारी को अनिर्देशित और अनियंत्रित यानी बहुत जो है अनाप शनाप की शक्ति दे देता है, तो अगर ऐसा होता है तो वो किस अनुच्छेद का उल्लंघन होगा? तो निश्चित रूप से अनुच्छेद 14 का उल्लंघन होगा, विधि के समक्ष समता का उल्लंघन होगा। ठीक है, ये हमारा उत्तर होगा। अब जो है विधि का नियम या कानून का अधिराज्य का मतलब क्या है? विधि के शासन से आप ये क्या समझते हैं, ये पूछा जा रहा है। तो सभी के लिए एक कानून और सभी के लिए एक न्यायतंत्र यही है कि किसी को कोई विशेषाधिकार नहीं होगा। ठीक है, तो ये हमारा उत्तर हो जाएगा। अब जो है स्पष्ट रूप से समझ लीजिए, अनुच्छेद 14 को हम जो है थोड़ा डिस्कस कर लें। ठीक है, विधि के समक्ष समता, इक्वलिटी बिफोर लॉ। ठीक है, तो अनुच्छेद 14 ये कह रहा है कि भारत के राज्य क्षेत्र में किसी व्यक्ति को विधि के समक्ष समता, इक्वलिटी बिफोर लॉ से या विधियों के समान संरक्षण से, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ से वंचित नहीं करेगा। अब ध्यान से समझिए, इसमें दोनों चीजों को हमें समझना है कि विधि के समक्ष समता का क्या मतलब है और विधियों के समान संरक्षण से क्या मतलब है। गहरी बात बताऊंगा, जल्दी में ही समझ लीजिए। ठीक है, तो देखिए, विधि के समक्ष समता का विचार ब्रिटिश मूल से उद्धृत है, लिया गया है, जबकि विधियों के समान संरक्षण को अमेरिकी संविधान से लिया गया। आप सबसे पहले समझिए विधि के समक्ष समता का क्या मतलब है। तो ये एक नकारात्मक अवधारणा है जो ब्रिटिश कॉमन लॉ पर आधारित है। इसके अनुसार कोई भी व्यक्ति विधि से ऊपर नहीं है न ही राज्य किसी को विशेषाधिकार देगा। तो कोई भी व्यक्ति विधि के ऊपर नहीं है और न ही किसी को कोई विशेषाधिकार होगा। भारत की भौगोलिक सीमा में उपस्थित हर व्यक्ति, चाहे वह नागरिक हो या विदेशी हो, अमीर हो या गरीब हो, अधिकारी हो गैर अधिकारी हो, सभी के लिए कानून समान रूप से लागू होगा और विधि का उल्लंघन करने पर सभी पर समान विधिक प्रक्रिया और दंड लागू होगा। तो एक आम नागरिक भी अगर ट्रैफिक रूल का वायलेशन करता है तो उस पर जो दंड होगा वही जो है एक मंत्री पर भी लागू होगा। तो ये बात कही जा रही है। अब यहां पे क्या कहा गया कि ये एक नकारात्मक अवधारणा है। नकारात्मक क्यों है? नकारात्मक ये है कि देखिए, असमानों के साथ किया गया समान व्यवहार ही असल में भेदभाव है। आप असामान्य लोगों के साथ एक सामान्य व्यवहार नहीं कर सकते, सबके लिए अलग अलग व्यवहार करना पड़ेगा, है ना। अब पता चला जो है कि एक 5वीं क्लास में पढ़ने वाला बच्चा है, एक ही पिता का, और एक जो है ग्रेजुएशन में, अब दोनों की पॉकेट मनी क्या सेम होगी? अब एक जनरल एग्जांपल मैं दे रहा हूं आपको, नहीं होगी। लेकिन आपने कहा कि नहीं, मेरे तो दोनों बच्चे हैं, मैं तो कोई भेदभाव नहीं करता, मैं दोनों को 10 रुपया ही रोज का दूंगा। तो ये तो आपने भेदभाव किया ना, ये कहां समानता की बात हुई, ये भेदभाव हो गया। असमानों के साथ किया गया समान व्यवहार ही भेदभाव है। तो अब ये जो है विधियों का समान संरक्षण, ये क्या है? तो ये सकारात्मक अवधारणा है। क्या है? समझिए, ये एक सकारात्मक अवधारणा है जो अमेरिकी संविधान के 14वें संशोधन से प्रेरित है। इसका उद्देश्य समान परिस्थितियों में समान व्यवहार सुनिश्चित करना। अगर परिस्थिति समान है तभी व्यवहार समान होगा। ठीक है, इसके तहत राज्य को यह अधिकार प्राप्त है कि वह तर्क संगत वर्गीकरण क्लासिफिकेशन कर सके, किंतु ऐसा वर्गीकरण मनमाना तथा अवैज्ञानिक नहीं होना चाहिए। तर्क संगत वर्गीकरण हो सकता है। ठीक है, अब 2 मुख्य न्यायिक कसौटियां हैं। क्या है? पहला इंटेलिजिबल डिफरेंशिया और दूसरा है रेशनल नेक्सस। समझिए क्या है मतलब, बोधगम्य भेद है, माने समझ में आने वाला भेद है, जिसको आप अच्छे से समझ सके। अभी जो एग्जांपल दूंगा उसको आप समझ पाएंगे। क्या है? इसके अनुसार जिस आधार पर किसी समूह को शेष से पृथक किया गया है वह भेद स्पष्ट, तर्कसंगत और उद्देश्यपूर्ण होना चाहिए। उदाहरण ले लीजिए,
यदि सरकार अनुसूचित जाति और जनजाति के छात्रों को छात्रवृत्ति देती है तो सामाजिक और शैक्षणिक पिछड़ापन एक तर्कसंगत और बोधगम्य भेद है कि भाई वो सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े हैं तो उनको आरक्षण दिया जा रहा है और लोगों को नहीं दिया जा रहा है। उनको क्यों अलग किया गया अन्य लोगों से? तो इसलिए किया गया कि भाई वो सामाजिक और शैक्षणिक रूप से अन्य लोगों से पिछड़े हैं, तो ये समझ में आ गया। ठीक है, अब तार्किक संबंध, इसको समझिए। रेशनल नेक्सस क्या है? वर्गीकरण और उसके उद्देश्य के बीच प्रत्यक्ष और वास्तविक संबंध होना चाहिए। क्या है उदाहरण? अनुसूचित जाति और जनजाति के छात्रों को छात्रवृत्ति देने का उद्देश्य शैक्षणिक पिछड़ेपन को दूर करना है। भाई उनको पहले एससी एसटी के लिए जो है छात्रवृत्ति क्यों दी जा रही है? तो इस आधार पर दी जा रही है कि वो जो है सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े हैं। अब जब उनको दिया जा रहा है ये, तो छात्रवृत्ति देने का उद्देश्य शैक्षणिक पिछड़ेपन को दूर करना। ये वर्गीकरण और उद्देश्य दोनों के बीच तार्किक संबंध को दर्शाता है। भाई वो पिछड़े हैं इसलिए छात्रवृत्ति मिल रही है, छात्रवृत्ति मिल रही है इसलिए कि फिर जो है उससे वो शैक्षणिक विकास अपना कर सकें। ठीक है, इतनी बात आपने समझ ली। चलिए अगले प्रश्न पे, धर्म आदि के आधार पर विभेद का प्रतिषेध। भारत के संविधान का अनुच्छेद 15 एक मूल अधिकार है जिससे इसके अधीन वर्गीकृत किया जाएगा। धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, तो निश्चित रूप से यह समता का अधिकार हो जाएगा ना, अनुच्छेद 15। मद्रास राज्य बनाम दोरा रायजन 1951 के मुकदमे में भारतीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के परिणाम स्वरूप निम्नलिखित में से मौलिक अधिकारों को संशोधित किया गया। तो निश्चित रूप से इस मामले में भेदभाव के विरुद्ध अधिकार, ठीक है, इसको जो है संशोधित किया गया है। ये एमबीबीएस में सीट का मामला था। आइए इसको जो है समझे। देखिए अनुच्छेद 15 खंड 4 इसी को जोड़ा गया। चंपक दोरे राजन बनाम मद्रास राज्य 1951 के में जो निर्णय दिया गया उसकी प्रतिक्रिया में इसे प्रथम संविधान संशोधन अधिनियम 1951 द्वारा जोड़ा गया संविधान में। मूल संविधान में यह नहीं था। इसके अनुसार राज्य सामाजिक व शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े वर्गों, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति हेतु विशेष प्रावधान जैसे शैक्षणिक संस्थान में आरक्षण कर सकता है। उसके बाद देखिए तो 15(5) जोड़ा गया। ठीक है, अगला, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत शिक्षण संस्थाओं में जिसमें गैर सरकारी व गैर अनुदान प्राप्त भी सम्मिलित हैं अन्य पिछड़ों, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जाति हेतु आरक्षण की सुविधा प्रदान की गई? तो अनुच्छेद 15(5) है। यहां देखिए अनुच्छेद 15 खंड 5 इसे 93वें संविधान संशोधन अधिनियम 2005 द्वारा संविधान में जोड़ा गया। इसके माध्यम से राज्य को पिछड़े वर्गों, अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों के लिए निजी शिक्षण संस्थानों, सहायता प्राप्त या गैर सहायता प्राप्त में आरक्षण संबंधी विशेष प्रावधान करने का अधिकार दिया गया। हालांकि इस बात को हमेशा याद रखिए कि शैक्षणिक संस्थानों में अनुच्छेद 30 खंड 1 के तहत जो अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थान है वो इस प्रावधान के दायरे से बाहर है। ठीक है, इसको ध्यान रखिए। अब जो है अगला, संविधान के किन अनुच्छेदों के अनुसार ओबीसी को आरक्षण के प्रावधान किए गए हैं? तो अनुच्छेद 15 खंड 4 तथा अनुच्छेद 16 खंड 4 जो लोक नियोजन में अवसर की समता की बात हो रही है उसी के तहत जो है यह आरक्षण दिया गया है। और ईडब्ल्यूएस को अगर हम देखें तो 15(6) शैक्षणिक में और 16(6) लोक नियोजन में। ठीक है, तो सी हमारा उत्तर होगा। अगला, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार किसी भी नागरिक को केवल धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग, वंश, जन्म स्थान, निवास या इनमें से किसी आधार पर राज्य के अधीन किसी भी नियोजन या पद के संबंध में अयोग्य नहीं ठहराया जाएगा या उसके साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा? अब यह है लोक नियोजन में अवसर की समता, अनुच्छेद 16। लेकिन यहां क्या पूछा जा रहा है कि ये अनुच्छेद 16 के किस उपखंड में है? आप देखिए तो अनुच्छेद 16 उपखंड 2 सी हमारा उत्तर होगा। पुराना प्रश्न नहीं, यह नया प्रश्न है। ठीक है, देखिए अनुच्छेद 16 खंड 1 क्या कहता है? राज्य के अधीन किसी पद पर नियोजन या नियुक्ति से संबंधित विषयों में सभी नागरिकों को समान अवसर प्राप्त होगा। दूसरा, अनुच्छेद 16 खंड 2 कोई नागरिक केवल धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग, उद्भव, जन्मस्थान, निवास या इनमें से किसी आधार पर राज्य के अधीन नियोजन या नियुक्ति के संबंध में अपात्र नहीं होगा और न ही उसके साथ भेदभाव किया जाएगा। जो हमने बात की थी ओबीसी वाली 16(4) में। देखिए इस अनुच्छेद की कोई बात राज्य को पिछड़े नागरिकों के किसी वर्ग के पक्ष में जिनका प्रतिनिधित्व राज्य की राय के अधीन
मतलब राज्य की राय में राज्य के अधीन सेवाओं में पर्याप्त नहीं है, नियुक्तियों या पदों के लिए आरक्षण के लिए प्रावधान कर सकेगा। अब अगला, भारतीय संविधान के निम्नांकित अनुच्छेदों में से कौन सा एक लोक निवेदन के विषय में भारत के सभी नागरिकों को अवसर की समानता की प्रत्याभूति प्रदान करता है? तो 16 खंड 1 और 16 खंड 2। ठीक है, बी हमारा उत्तर हो जाएगा। अगला, भारतीय संविधान में जैसा निहित है निम्न में से कौन सा समानता के मौलिक अधिकार में सम्मिलित नहीं है? तो कानून के समक्ष समानता, सामाजिक समानता, अवसर की समानता, आर्थिक समानता की बात नहीं है, डी। अब जो है अगला प्रश्न आने में बड़ा समय लग रहा है, जल्दी आओ भाई। अगला प्रश्न, हाँ अगला प्रश्न लगता है बड़ा प्रश्न है, इसीलिए देर लगा करके आ रहा है। आइए, सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक क्षेत्रों में समान आधार निर्मित करने के उद्देश्य से राज्य असमान लोगों के लिए भिन्न व्यवहार कर सकता है। हमने अभी डिस्कस किया। समान लोगों में विधि समान होगी और समान रूप से प्रशासित की जाएगी, तो निश्चित रूप से यही है। ए और आर दोनों सही हैं और ए का सही स्पष्टीकरण आर है। अब आ गया आईएएस प्री 2023 का प्रश्न। तो दो कथन दिए गए। पहला कथन क्या है? भारत के उच्चतम न्यायालय ने अपने कतिपय निर्णयों में यह विचारण किया है कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 16 खंड 4 के अधीन बनाई गई आरक्षण नीतियां प्रशासन की दक्षता को बनाए रखने के लिए अनुच्छेद 335 द्वारा सीमित हो गई। सही कथन है, अभी समझाता हूं। भारत के संविधान का अनुच्छेद 335 प्रशासन की दक्षता पद को परिभाषित करता है, तो यह स्पष्ट रूप से ये प्रावधान है अनुच्छेद 335 के तहत कि भाई आरक्षण की जो व्यवस्था है वो तो ठीक है, लेकिन ये भी देखना होगा कि प्रशासन की जो दक्षता है वो उससे प्रभावित नहीं हो, प्रशासन की दक्षता उससे प्रभावित नहीं हो। ये अनुच्छेद 335 से संबंधित है। ये कथन बिल्कुल सही है। बल्कि प्रमोशन में आरक्षण का जब मामला गया तो एम नागराज वाले केस में तो 2-3 पैरामीटर्स बताए गए। पहला तो ये कि राज्य की सेवाओं में उस वर्ग का पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं है, दूसरा जो है उससे दक्षता नहीं प्रभावित होती है, ये सारी बातें ठीक है, तो पैरामीटर्स है। अब दूसरा कथन क्या है? भारत के संविधान का अनुच्छेद 335 प्रशासन की दक्षता पद को परिभाषित करता है। तो देखिए, इतना जो है माइनर फैक्ट्स पूछा जाएगा तो कैसे कोई उत्तर देगा? अनुच्छेद 335 में ये बात लिखी गई है लेकिन परिभाषित नहीं किया गया है, माने प्रशासन की दक्षता इसे परिभाषित नहीं किया गया है, इसको ऐसे ही छोड़ दिया गया है। तो केवल कथन एक सही है किंतु 2 गलत है, तो 28 का हमारा जो उत्तर होगा वो होगा सी। अब जो है, अब देखिए आगे बढ़े प्रश्नों पे, उससे पहले आप लोगों को बताना चाहूंगा कि डिकोड एग्जाम की ओर से समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी के लिए 2026-27 के लिए एक बैच लॉन्च किया गया है जो कि प्री प्लस मेंस इंटीग्रेटेड बैच है, जिसमें समीक्षा अधिकारी की परीक्षा को पास करने के लिए जो भी चीजें आपको आवश्यक हो सारी चीजें प्रदान की जाती हैं। जैसे रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर्स जो प्री प्लस मेंस दोनों के लिए होता है, सभी प्रीवियस ईयर के वीडियो लेक्चर्स मिलते हैं। उसके अलावा शिक्षकों से व्यक्तिगत संपर्क करना, अपना शंका समाधान करना, वीडियो लेक्चर्स पर आधारित पूरे पाठ्यक्रम का पीडीएफ नोट्स दिया जाता है, प्रारंभिक और मुख्य परीक्षा के प्रश्नों की डेली प्रैक्टिस कराई जाती है, ये सारी चीजें होती हैं। तो कुल मिलाकर के अगर आपने कमर कस ली है कि आपको आगामी समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी की परीक्षा में सफलता प्राप्त करनी है, तो निश्चित रूप से ये अभ्युदय बैच आपके लिए बेहद उपयोगी होगा। यहाँ नंबर दिया गया है, इस पे संपर्क करके आप बात कर सकते हैं। अब यहाँ आप देखें तो लोअर पीसीएस के लिए हम लोगों का आरोहण बैच चल रहा है। सारी चीजें जो लोअर पीसीएस की परीक्षा को पास करने के लिए आवश्यक हैं वो सारी चीजें आपको जो है इसके अंतर्गत उपलब्ध होंगी। यही सेम नंबर है, इस पे संपर्क करके आप लोअर की भी जानकारी ले सकते हैं। अब हम आ गए अगले प्रश्न पे। झारखंड पीसीएस प्री 2023 का प्रश्न है, किस संशोधन अधिनियम के अंतर्गत अनुच्छेद 16 में 4A जोड़कर अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए पदोन्नति में आरक्षण सुनिश्चित किया गया? तो ये था 77वां संविधान संशोधन अधिनियम 1995। 29 का हमारा जो उत्तर होगा वो होगा सी। ठीक है, चलिए, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में प्रयुक्त समाजवाद शब्द को निम्नलिखित किन
अनुच्छेदों के साथ मिलकर पढ़ने से सर्वोच्च न्यायालय को समान कार्य के लिए समान वेतन को मौलिक अधिकार परिभाषित करने की शक्ति प्राप्त होती है। तो अनुच्छेद 14 विधि के समक्ष समता, लोक नियोजन में अवसर की समता, अनुच्छेद 14 तथा 16 को मिलाकर डी हमारा जो है उत्तर हो जाएगा। अब जो है अगले प्रश्न पे बढ़ते हैं। संविधान के किस प्रावधान द्वारा अस्पृश्यता का उन्मूलन किया गया है? तो अनुच्छेद 17 ये घोषणा करता है कि अस्पृश्यता का उन्मूलन किया जाता है और इसका किसी भी तरीके से पालन करना जो है अपराध घोषित होगा। ठीक है, तो देखिए भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता का उन्मूलन करता है और किसी भी रूप में इसके आचरण को निषेध घोषित करता है? तो अनुच्छेद 17। अब देखिए कितना प्रश्न पूछा गया है। किस अनुच्छेद के द्वारा अस्पृश्यता की समाप्ति की व्यवस्था की गई है? तो अनुच्छेद 17। आप देखते जाइए, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 17 का संबंध है अस्पृश्यता उन्मूलन से। भारतीय संविधान का छुआछूत उन्मूलन से संबंधित अनुच्छेद है 17। देखिए कितना पूछा गया है, तो इतना पूछा गया है, तो आइए अनुच्छेद 17 को थोड़ा सा पढ़ लिया जाए। तो अनुच्छेद 17 ये घोषणा करता है कि अस्पृश्यता का अंत किया जाता है और उसका किसी भी रूप में आचरण निषिद्ध है। अस्पृश्यता से उत्पन्न किसी भी प्रकार की निर्योग्यता को लागू करना अपराध होगा जो विधि के अनुसार दंडनीय होगा। तो ये दंडनीय अपराध है। अनुच्छेद 35 संसद को यह अधिकार देता है कि अनुच्छेद 17 में वर्णित अपराधों के लिए दंड के लिए वो विधि बनाए। तो इसी शक्ति का प्रयोग करके संसद ने अस्पृश्यता अपराध अधिनियम 1955 पारित किया, जिसका नाम 1976 में बदलकर सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 कर दिया गया। इस अधिनियम के अंतर्गत निम्न कार्य को दंडनीय माना गया है। कौन कौन से कार्य हैं? देखिए, देख लीजिए। मंदिरों, धर्मस्थलों, स्कूलों या सार्वजनिक स्थानों में किसी को प्रवेश से रोकना, जल स्रोत, होटल, दुकानों, कुओं, सड़कों के उपयोग से रोकना, जाति आधारित अपमान करना या बहिष्कार करना, अस्पृश्यता का प्रचार, समर्थन या उसे लागू करने की कोशिश करना, ये सब जो है अपराध के श्रेणी में है और ये दंडनीय है। अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति को किस अनुच्छेद के अंतर्गत मौलिक सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक अधिकार दिया गया? एमपीपीसीएस प्री का प्रश्न है, लेकिन प्रश्न बनाया गया है बहुत शानदार। अनुच्छेद 17 के तहत जो अस्पृश्यता को अपराध घोषित किया गया, तो उसके वजह से बहुत सारे लोग जिनको जो है अछूत के रूप में माना जाता था, वो उनके साथ भी उठना बैठना हुआ। उस नाते से ये सारी चीजें जो है सही हो जाएंगी। निम्नलिखित मूल अधिकारों के किस संवर्ग में अस्पृश्यता के रूप में किए गए विभेदन के विरुद्ध संरक्षण समाविष्ट है? शोषण के विरुद्ध अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, संवैधानिक उपचार, तो समता का अधिकार निश्चित रूप से अनुच्छेद 14 से 18। भारत में अस्पृश्यता का निवारण निम्न में से किस उपाय द्वारा किया जा सकता है? आप समझिए अस्पृश्यता से कितने प्रश्न पूछे गए हैं। तो कानून बनाकर निश्चित रूप से कानून बनाया ही गया है। शिक्षा की उन्नति द्वारा, तो जैसे जैसे एजुकेशन बढ़ेगा इसमें कमी आएगी। जन जागरण द्वारा लोगों को समझा कर कि भाई ये सारे काम ठीक नहीं है। नौकरियों में प्रवेश दिलाकर, तो ऐसा नौकरियों में प्रवेश दिलाकर तो नहीं लगता। तो 1 2 3 1 2 3 कहाँ है? ए में है, यही हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अब जो है भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन भिन्न वर्ग में आता है? अनुच्छेद 14, 15, अनुच्छेद 16 ये सब समता के अधिकार है। अनुच्छेद 19 क्या है? तो ये स्वतंत्रता का अधिकार है। ठीक है, अब भारतीय संविधान में स्वतंत्रता का अधिकार 4 अनुच्छेदों द्वारा प्रदान किया गया, तो निश्चित रूप से अनुच्छेद 19 से 22 तक। ठीक है, इसी में जो है अनुच्छेद 21A भी है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के मूल अधिकार का प्रावधान है? तो अनुच्छेद 19 वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की बात करता है। अनुच्छेद 19 इसमें जो है विभिन्न अधिकार दिए गए हैं। अनुच्छेद 19 के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सी एक स्वतंत्रता भारतीय संविधान द्वारा गारंटी नहीं की गई है? यह पूछा जा रहा है और ये लेटेस्ट प्रश्न है, यूपीपीसीएस प्री 2024 का प्रश्न है। शांतिपूर्ण तथा बिना शस्त्रों के एकत्र होने की स्वतंत्रता, तो ये तो है ही। संपत्ति खरीदने, रखने, खरीदने और बेचने की स्वतंत्रता, पूरे देश में इच्छा अनुसार घूमने की स्वतंत्रता, किसी व्यापार अथवा व्यवसाय को करने की स्वतंत्रता। तो देखिए समझ लीजिए, संपत्ति रखने, खरीदने और बेचने की स्वतंत्रता अनुच्छेद 19 खंड 1 उपखंड
एफ के तहत ये एक मूल अधिकार था, लेकिन 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 के द्वारा जनता पार्टी की सरकार ने इसे 301 के तहत एक कानूनी अधिकार बना दिया। तो वर्तमान में ये कानूनी अधिकार है, न कि एक मौलिक अधिकार है। पहले ये एक मौलिक अधिकार था। तो यही हमारा उत्तर होगा। अब जो है अगला, अनुच्छेद 19 खंड 1 के अनुसार निम्नलिखित में कौन सा से अधिकार स्वतंत्रता के अधिकार में शामिल नहीं है? ध्यान से पूछा जा रहा नहीं है। तो समान अवसरों का अधिकार, शांतिपूर्ण सम्मेलन, किसी भी पेशे को अपनाने, और वाक स्वतंत्र और अभिव्यक्ति स्वतंत्र। तो यही है समान अवसरों का। तो ये तो अलग है, ठीक है, ये समता के अधिकार में है। तो एक, केवल एक। अब जो है अगले प्रश्न पे, भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद प्रेस की स्वतंत्रता से संबंधित है? तो देखिए, अनुच्छेद 19 प्रेस की स्वतंत्रता का भारत के संविधान में अलग से कोई उल्लेख नहीं किया गया है। वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता में ही प्रेस की स्वतंत्रता को अंतर्निहित माना गया है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद प्रेस की स्वतंत्रता को आश्वासित करता है? तो अनुच्छेद 19। भारत का संविधान स्पष्टतः प्रेस की आजादी की व्यवस्था नहीं करता, किंतु यह आजादी अंतर्निहित है अनुच्छेद 19 खंड 1 उपखंड ए में, वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। भारत में समाचार पत्रों का स्वातंत्र्य संविधान के अनुच्छेद 19 खंड 1 ए में विशेष रूप से उपबंधित है। यही हमारा उत्तर होगा, ए। अब आइए अनुच्छेद 19 वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को देख ले हम। तो अनुच्छेद 19 में अनुच्छेद 19 खंड 1 से लेकर खंड 6 तक 6 खंड इसमें है, और अनुच्छेद 19 खंड 1 के अंतर्गत 6 स्वतंत्रताएं दी गई है। मूलतः 7 थी, लेकिन एक जो संपत्ति अर्जित करने, बनाए रखने, बेच देने का अधिकार था, उसको जो है कानूनी अधिकार बना दिया गया। तो अब 6 स्वतंत्रताएं हैं। कौन सी? तो वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एग्रेशन फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। बी, शांतिपूर्ण व निरायुध सम्मेलन का अधिकार, संगम या संघ या सहकारी समितियां बनाने का की स्वतंत्रता। तो फ्रीडम टू फॉर्म एसोसिएशन और यूनियन और कोऑपरेटिव। भारत के राज्य क्षेत्र में सर्वत्र आबाद संचरण का अधिकार, भारत के किसी भाग में निवास करने और बस जाने का अधिकार, संपत्ति अर्जित करने, रखने तथा बेच देने का अधिकार। 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 द्वारा यह निश्चित कर दिया गया। और जी, कोई वृत्ति, उपजीविका, व्यापार या कारोबार करने का अधिकार। अब उच्चतम न्यायालय की व्यवस्था के अनुसार निजी भवनों के ऊपर राष्ट्रीय झंडे को फहराना के तहत हर नागरिक का मौलिक अधिकार है। तो संविधान के भाग 19 खंड 1 ए के तहत हर नागरिक का मौलिक अधिकार है। तो नवीन जिंदल बनाम भारत सरकार के मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने यह कहा कि अभिव्यक्ति की प्रतीकात्मक अभिव्यक्ति ये है, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का, यानी ये इसे प्रतीकात्मक अभिव्यक्ति माना गया कि जो है राष्ट्रीय ध्वज को फहराने का अधिकार। ठीक है, अब देखिए बहुत उदार व्याख्या के लिए अनुच्छेद 19 को देखें हम या अनुच्छेद 21 को देखें, तो अनुच्छेद 19 से बहुत सारे जो है मौलिक अधिकार निकल गए और अनुच्छेद 21 से भी बहुत सारे मौलिक अधिकार निकले जो मूल संविधान में नहीं लिखा गया था, लेकिन ये न्यायिक निर्णय से निकले। तो ये अक्सर पूछता है, आप एक बार देख लीजिए। तो रोमेश थापर बनाम मद्रास राज्य 1950, इस मामले में यह कहा गया कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को लोकतंत्र का आधार स्तंभ घोषित किया गया और प्रेस की स्वतंत्रता को वाक एवं अभिव्यक्ति के स्वतंत्रता का अभिन्न हिस्सा माना गया। ब्रिजभूषण बनाम दिल्ली राज्य 1950, तो समाचार पत्रों पर पूर्व सेंसरशिप यानी सरकारी अनुमति के बिना प्रकाशन पर रोक को असंवैधानिक ठहराया गया और जब तक कि वह लोक व्यवस्था की रक्षा के लिए अनिवार्य न हो। इसके बाद देखिए भारत संघ बनाम एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म 2002, तो मतदाता को चुनाव में उम्मीदवारों के आपराधिक, वित्तीय, शैक्षणिक पृष्ठभूमि की जानकारी प्राप्त करने को मौलिक अधिकार माना गया। और अब आप देखते हैं कि जो भी व्यक्ति चुनाव लड़ता है उसे अपनी सारी डिटेल देनी होती है।
पीयूसीएल बनाम भारत संघ 2003। तो एडीआर मामले की पुष्टि करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मतदाता का जानने का अधिकार अनुच्छेद 19 खंड 1 उपखंड 1 अंग है। इसी निर्णय के आधार पर सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 अस्तित्व में आया। नवीन जिंदल बनाम भारत संघ 2004 राष्ट्रीय ध्वज फहराने को प्रतीकात्मक अभिव्यक्ति मानते हुए वाक की स्वतंत्रता का इसे हिस्सा माना गया। श्रेया सिंघल बनाम भारत संघ 2015 तो सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की धारा 66A को अस्पष्टता के अभाव व मौलिक अधिकारों के उल्लंघन के आधार पर असंवैधानिक घोषित किया गया। अनुराधा भसीन बनाम भारत संघ 2020 का मामला इंटरनेट तक पहुंच को अनुच्छेद 19 खंड 1 उपखंड ए का अभिन्न अंग माना गया और इंटरनेट शटडाउन के लिए सख्त कसौटियां निर्धारित की गई कि भाई इंटरनेट तक पहुंच भी एक मौलिक अधिकार ही है। स्वतंत्रता के अधिकार के भाग के रूप में निम्नलिखित में कौन सा बिना हथियार के शांतिपूर्ण ढंग से इकट्ठा होने की स्वतंत्रता के अंतर्गत नहीं आता है, यह पूछा जा रहा है। तो शांतिपूर्वक इकट्ठा होना, एकत्रित जनता जिनको हथियार नहीं रखना है, यह कहा गया है निरायुध बिना जो है आयुध के। इस अधिकार के अभ्यास पर राज्य कानून बनाकर तरफूट कर प्रतिबंध लगा सकता है। तो सब सही है। घेराव अफसर जो अपना कर्तव्य नहीं निभाते, ये तो गजब की हिंदी लिखी है, लेकिन खैर चलिए। निम्नलिखित में से किस आधार के कारण नागरिक की विचार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर प्रतिबंध नहीं लगाया जा सकता, यह पूछा जा रहा है। तो भारत की संप्रभुता पर तो लगेगा, लोक व्यवस्था पर भी लगेगा, न्यायपालिका के अपमान पर भी लगेगा, लेकिन अवांछनीय आलोचना करने पर नहीं लगेगा। अब जो है अगला देखिए, अनुच्छेद 19 खंड 2 के अंतर्गत भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के प्रयोग पर तर्क संगत प्रतिबंध निम्नलिखित में से किन परिस्थिति में उचित ठहराया जा सकता है। तो निश्चित रूप से राज्य की सुरक्षा, दूसरा मानहानि, तीसरा सार्वजनिक व्यवस्था। इसमें राजद्रोह नहीं है। तो 1, 2 और 4, तो 1, 2 और 4 हमें सी में दिख रहा है। अब आइए जो है देख लीजिए कौन कौन से आधार हैं। तो वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के तहत अनुच्छेद 19 खंड 2 के तहत राज्य इस पर निम्नलिखित आधार पर युक्तियुक्त निर्बंधन लगा सकता है। कौन कौन से आधार हैं? भारत की संप्रभुता और अखंडता, राज्य की सुरक्षा, विदेशी राज्यों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध। तो आप ऐसा बोल दें कि विदेशी राज्यों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध खतरे में पड़ जाए, तो ये नहीं करना है। लोक व्यवस्था आपके वाक्य एवं अभिव्यक्ति के वजह से बिगड़ जाए, शिष्टाचार या सदाचार, न्यायालय की अवमानना, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, मानहानि और अपराध के लिए उकसाना, ये सारे ग्राउंड्स हैं। ठीक है। भारतीय संविधान मौलिक अधिकारों पर औचित्यपूर्ण प्रतिबंध का प्रावधान करता है, किंतु औचित्य को ध्यान में रखना चाहिए कि सामान्य जन का हित संरक्षित हो, निश्चित रूप से विद्यमान सामाजिक मूल्य एवं सामाजिक आवश्यकताओं अवरोध न हो। तो यही 1 और 2 होगा। तो 1 और 2 सही है, ए। ठीक है, ये और ये नहीं होगा। तो 52 का उत्तर हो जाएगा ए। तो इस प्रकार से इस लेक्चर में बस इतना ही। हमने कुल 52 प्रश्नों को मौलिक अधिकारों के तहत डिस्कस किया, क्योंकि अब ये जो टॉपिक है ये बहुत बड़ा है, तो इसको पार्ट में ही हमें डिस्कस करना होगा। तो मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा कि मेरा ये प्रयास आपको कैसा लगा। मिलता हूँ इसी तरह के अगले लेक्चर में, तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार, धन्यवाद।